हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, बात जब नेटवर्क की होती है तो लोग कंप्यूटर्स की बात करते हैं, केबल्स की बात करते हैं, वायरलेस की बात करते हैं और ना जाने कितनी सारी चीजें नेटवर्किंग में इन्वॉल्व हो जाती हैं। बट इस सब में कहीं एक चीज जो पीछे छूट जाती है, जिसे लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो है नेटवर्क डिवाइसेस। देखिए, नेटवर्क डिवाइसेस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नेटवर्क में। बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, जैसे मॉडेम हुआ, आपका वाईफाई हुआ, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं जिनका नेटवर्किंग में और नेटवर्क पर होने वाले कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेटवर्क डिवाइसेस के बिना एक मशीन से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक डेटा ट्रेवल जो आप एज्यूम करते हैं कि नेटवर्क के थ्रू हो रहा है, यह बिना नेटवर्क डिवाइसेस के पॉसिबल नहीं होता। पूरा का पूरा नेटवर्क, जहां कहीं भी डेटा कम्युनिकेशन हो रहा है, कंप्यूटर्स एक दूसरे से डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, ओवर द नेटवर्क कर रहे हैं, उस पूरे नेटवर्क में ढेरों टाइप्स के नेटवर्क डिवाइसेस लगे होते हैं जो अपने अपने काम को परफॉर्म कर रहे होते हैं और जिनकी मदद से आपका यह कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो पाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उन नेटवर्क डिवाइसेस की जो पॉपुलरली हमारे नेटवर्क पर यूज होते हैं और क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। आज हम कवर करेंगे उन नेटवर्क डिवाइसेस को जिनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डेटा कम्युनिकेशन में, जब हमारा डेटा एक मशीन से चलकर दूसरी मशीन तक ओवर द नेटवर्क ट्रेवल होते हुए जाता है। तो कौन कौन से नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उन नेटवर्क डिवाइसेस का क्या क्या फंक्शन है, आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी, बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में जानने को मिलेगा। तो लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में और चलिए स्टार्ट करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस। तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हम बात करेंगे आज नेटवर्क डिवाइसेस की। बहुत सारे टाइप के नेटवर्क डिवाइसेस हैं, एक एक करके सारे नेटवर्क डिवाइसेस पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ज्यादातर पेपर में नेटवर्क डिवाइसेस क्वेश्चन में पूछे ही जाते हैं। कोई भी 3-4 नेटवर्क डिवाइसेस, वो आज जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, कोई भी 3 या 4 नेटवर्क डिवाइसेस वो आपके पेपर में क्वेश्चन डाल देता है एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं, प्रॉपर स्केचेस बनाकर बताने वाला हूं उनकी फंक्शन। ये स्केचेस भी आप अपने एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं, एज वेल एज उन स्केचेस को एक्सप्लेन करके अच्छे खासे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली होने वाली है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो नेटवर्क डिवाइसेस है, नेटवर्क डिवाइसेस में हम लोग पढ़ते हैं कॉल्ड NIC। NIC stands for Network Interface Card. Network Interface Card. The first one. क्या है ये NIC? क्या है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड? देखिए, मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि अगर कोई कंप्यूटर इंटरनेट पर कनेक्ट होना चाहता है, अगर किसी कंप्यूटर को इंटरनेट पर कम्युनिकेशन करना है, डेटा भेजना है या रिसीव करना है, तो इंटरनेट पर कनेक्टेड हर मशीन के पास अपना एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए, जिसे हम लोग IP एड्रेस कहते हैं। ऐसा हमने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ा कि IP एड्रेसेस क्या होते हैं, राइट? तो हमने देखा था कि अगर एक इंटरनेट है और इंटरनेट पर कोई मशीन अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो उनके पास अपना एक यूनिक एड्रेस होना चाहिए, जिसे IP एड्रेस कहा जाता है। बिना IP एड्रेस के दो मशीन्स इंटरनेट पर कम्युनिकेट नहीं कर सकती। और ये IP एड्रेस कैसा होता है, किस तरह से काम करता है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर ली है, राइट? लेकिन एक नेटवर्क की अगर बात की जाए तो नेटवर्क पर हमेशा हम लोग इंटरनेट क्यों सोचने लगते हैं? नेटवर्क तो LAN भी है, लोकल एरिया नेटवर्क।
जो आपके यहाँ आपके ऑफिस में कोई 8-10 कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो वो नेट इंटरनेट नहीं है। वो छोटा सा नेटवर्क जो आपके ऑफिस में सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो छोटा सा नेटवर्क लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। एक साइबर कैफे में आप जाते हैं, वहां 5-6 कंप्यूटर्स जो लगे हैं आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो भी छोटा सा नेटवर्क लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो गाइज आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में जो 8-10-20 कंप्यूटर्स लगे हैं और वो आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो नेटवर्क क्या कहलाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। तो जब बात नेटवर्क की होती है, कम्युनिकेशन की होती है, तो हमारे दिमाग में सीधे सीधे इंटरनेट आता है, राइट? लेकिन नेटवर्क तो लैन भी है। अगर मेरे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है जो मेरे साइबर कैफे में, मेरे ऑफिस में, मेरे स्कूल में चल रहा है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, राइट? एक लोकल एरिया नेटवर्क है, और मैं चाहता हूं कि इसमें कनेक्टेड कोई कंप्यूटर इसी में कनेक्टेड किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करे। लैन के कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करें। तो एक चीज जो आपको अब तक क्लियर हो गई होगी वो ये कि बिना एड्रेसिंग के कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। रियल लाइफ में भी अगर हम देखा जाए तो मेरे घर का अगर कोई एड्रेस नहीं है तो आप मेरे साथ कोई पैकेट, कोई डॉक्यूमेंट मेरे को कोरियर या मेल नहीं कर सकते, बिकॉज मेरे पास कोई एड्रेस नहीं है, मेरे घर का कोई एड्रेस नहीं है। तब तक आप कोई मेल मुझे नहीं कर सकते, कोई डॉक्यूमेंट मुझे सेंड नहीं कर सकते, राइट? सिमिलरली अगर चाहे इंटरनेट हो, चाहे लैन हो, बिना कंप्यूटर की एड्रेसिंग किए बिना आप कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट नहीं करा सकते। इंटरनेट पर जब कंप्यूटर्स कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो इसके लिए तो आईपी एड्रेसेस होते हैं। ये आईपी एड्रेसेस की मदद से कंप्यूटर्स इंटरनेट पर कम्युनिकेट कर जाते हैं। बट बात आईपी एड्रेसेस की नहीं है आज। आईपी एड्रेसेस की बात आज हम नहीं कर रहे हैं। हम लैन में, लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट कराना चाहते हैं। मेरे साइबर कैफे के कंप्यूटर्स, मेरे ऑफिस के कंप्यूटर्स, राइट, मेरे कॉलेज के कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहता हूं, मेरे स्कूल के कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराना चाहता हूं। ध्यान रहे यहां पर आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल नहीं होगा। आईपी एड्रेसेस इंटरनेट पर कनेक्टेड कंप्यूटर्स के लिए एड्रेसिंग का काम करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क पर आईपी एड्रेसेस का हम यूज नहीं करेंगे। तो फिर ये कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो गाइस, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर इन मशीन्स की एड्रेसिंग की जाएगी। कैसे? इन मशीन को जो एड्रेस दिया जाएगा उसे मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस कहा जाता है। मैक एड्रेस इसको भी असाइन किया जाएगा, मैक एड्रेस इसे भी असाइन किया जाएगा। तो लोकल एरिया नेटवर्क में अगर कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो उनके लिए भी एड्रेसिंग की जाती है। बिना एड्रेसिंग के पॉसिबल नहीं है। ये एड्रेसिंग आईपी एड्रेसिंग नहीं, ये एड्रेसिंग कहलाएगी मैक एड्रेस। मैक स्टैंड्स फॉर मीडियम एक्सेस कंट्रोल। मीडियम एक्सेस कंट्रोल मुश्किल लग रहा है तो आप फिजिकल एड्रेस भी बोल सकते हैं। तो इन कंप्यूटर्स को जो एड्रेसिंग की जाएगी, इन कंप्यूटर्स पर जो एड्रेस डाला जाएगा, दैट एड्रेस विल बी नोन एज मैक एड्रेस। अब इस मैक एड्रेस की मदद से ये कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा कम्युनिकेशन कर पाएंगे, क्योंकि अब दोनों के पास अपना अपना एक एड्रेस है, एक फिजिकल एड्रेस है जिसकी मदद से ये आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब यहां पर क्वेश्चन ये उठता है कि इंटरनेट पर जब मशीनें कनेक्ट की जाती हैं तो वहां पर तो IANA या ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, जो एक आईपी एड्रेस आपकी मशीन को असाइन करते हैं, यूनिक आईपी एड्रेस असाइन करते हैं, ताकि आपके कंप्यूटर की इस इंटरनेट की दुनिया में एक यूनिक आइडेंटिटी मेंटेन रहे। बट यहां पर ये तो मेरा साइबर कैफे का मेरा बनाया हुआ अपने पर्सनल 5-6 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देने वाला एक तरीका है, राइट? मैं अपने स्कूल के 10-20 कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ देना चाहता हूं, मैं खुद एड्रेसिंग कर रहा हूं, तो इनकी एड्रेसिंग की कैसे जाएगी? कैसे मेरे इस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो 5-6 कंप्यूटर्स हैं, मैं उनको यूनिक एड्रेस दे पाऊंगा? कैसे ये एड्रेसिंग की जाएगी? क्या इसके लिए मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन यानी किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स की तरह किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट करना होगा? जवाब है नहीं। आपको जरूरत होगी इस NIC कार्ड की, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की, राइट? इट इज ऑल्सो नोन एज, ध्यान दीजिएगा,
इट इज ऑल्सो नोन एज लैन कार्ड, इसे लैन कार्ड भी कहते हैं, लैन कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या होता है? ये लैन कार्ड क्या होता है? ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी एक ऐसा हार्डवेयर, एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा नेटवर्क डिवाइस जिसको अगर आप मार्केट से खरीद कर लाएं और अपने कंप्यूटर में अटैच कर दें, अपने कंप्यूटर में लगा दें, तो आपके कंप्यूटर को ये एक यूनिक मैक एड्रेस या कह लीजिए फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर देता है। लैन कार्ड लगाने के बाद आपके कंप्यूटर को एक यूनिक मैक एड्रेस या फिजिकल एड्रेस असाइन होता है। तो अगर आपके यहाँ लैन में, आपके ऑफिस में, आपके साइबर कैफे में 5 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो वो 5 अगर आप आपस में कम्युनिकेट कराना चाहते हैं, तो आपको कितने लैन कार्ड खरीदने होंगे? कितने लैन कार्ड खरीदने होंगे? आपको खरीदने होंगे 5 लैन कार्ड, क्योंकि आप 5 कंप्यूटर्स को कनेक्ट कराना चाहते हैं। उन 5 कंप्यूटर्स के अंदर आप एक एक लैन कार्ड लगाएंगे तो इसके 2 फायदे होंगे। पहला, वो 5 कंप्यूटर्स को वो लैन कार्ड एक यूनिक फिजिकल एड्रेस दे देगा, असाइन कर देगा एक फिजिकल एड्रेस, जो कि इसका पहला काम है। इट असाइंस अ यूनिक MAC address to the computer connected in the LAN। लीजिए पहला काम, LAN में कनेक्टेड कंप्यूटर को यूनिक मैक एड्रेस असाइन करता है, ये पहला काम। दूसरा काम गाइस, अगर आपको 5 कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट करने हैं तो इस लैन कार्ड पर ही वो पॉइंट होता है जिसे हम कंप्यूटर की भाषा में पोर्ट कहते हैं, PORT, पोर्ट, जिस पर उन 5 को आपस में कनेक्ट करने वाली वायर जुड़ती है। यानी अगर इन 4-5 कंप्यूटर्स को आपको कनेक्ट करना है तो पहले आप लैन कार्ड लगाना पड़ेगा। लैन कार्ड लगाने से ना सिर्फ आपके कंप्यूटर को एक मैक एड्रेस मिलेगा, एक फिजिकल एड्रेस असाइन होगा, मैक एड्रेस फिजिकल एड्रेस आर द सेम थिंग, बल्कि आपके कंप्यूटर में एक पॉइंट बन जाएगा। जिसमें आप लैन कार्ड लगाएंगे उन सब में एक पॉइंट बन जाएगा, एक पोर्ट बन जाएगा, जिसमें वो आप अपनी लैन वाली केबल, अपनी लैन कनेक्शन वाली वायर कनेक्ट कर पाएंगे। सो वो लैन पोर्ट जो होता है जिस पर इन सब को कनेक्ट करने वाली लैन वायर जोड़ी जाती है, वो भी लैन कार्ड में होगा। तो अगर आप लैन कार्ड नहीं लगाएंगे तो आपके कंप्यूटर में वो पॉइंट, वो पोर्ट ही नहीं बनेगा जिसमें उन सबको आपस में कनेक्ट करने वाली लैन केबल जुड़ेगी। राइट, सो इट हैज, इसी में एक लैन पोर्ट भी होता है टू कनेक्ट द लैन केबल। सो अगर आपको लैन वाली वायर कनेक्ट करनी है, सारे कंप्यूटर्स में कनेक्ट करनी है, क्योंकि सबको आपस में जोड़ना है भाई, डेटा ट्रांसमिशन खाली डिवाइस एड्रेस दे देने से थोड़ा ही होगा, उन सब के बीच में एक वायर भी तो डालनी पड़ेगी। वो वायर लैन केबल कहलाती है, और वो केबल तभी आपके कंप्यूटर में कनेक्ट होगी जब वहां पर लैन कार्ड लगा होगा, क्योंकि कनेक्ट करने वाला पोर्ट ही उसके अंदर होता है। नाम से समझिए, नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क, इसकी फुल फॉर्म भी आप समझ सकते हैं। नेटवर्क मतलब लैन वाला नेटवर्क। कार्ड, कार्ड वर्ड का मतलब समझिए, कार्ड वर्ड का मतलब हो गया कोई हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस, राइट। और इंटरफेस मतलब कनेक्ट करने वाला। लैन पर एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो आपके कंप्यूटर को लैन पर कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने वाला एक ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जिसको लगाने से आपका कंप्यूटर नेटवर्क पर, लैन नेटवर्क पर कनेक्ट हो जाएगा, उसको यूनिक एड्रेस मिल जाएगा, उसकी मदद से फिर ये कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। राइट, सो आफ्टर गेटिंग मैक एड्रेस पाने के बाद थ्रू लैन कार्ड, कंप्यूटर्स जो हैं कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर ओवर द लैन। राइट, तो ये
एक इंपॉर्टेंट हार्डवेयर डिवाइस है जिसे हम लोग लैन कार्ड के नाम से जानते हैं। उम्मीद करता हूं इसकी इंपॉर्टेंस आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आइए नेक्स्ट डिवाइस की तरफ चलते हैं। नेटवर्क डिवाइसेस में ये तो गाइस था नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। आइए सेकंड डिवाइस की तरफ चलते हैं। हम सेकंड डिवाइस की अगर बात करें तो सेकंड डिवाइस पर अब हम बात करेंगे मॉडेम की। मॉडेम, जरा ध्यान दीजिएगा। मॉडेम देखिए, मान लीजिए मेरा एक कंप्यूटर है। यार देखिए, बहुत सारे नेटवर्क डिवाइसेस हैं, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन के दौरान। जब कंप्यूटर्स नेटवर्क पर कम्युनिकेट करते हैं तो सब एक जैसा काम थोड़ी ही करते हैं, सबका अलग अलग एक डिफरेंट रोल है। उसी डिफरेंट रोल के मुताबिक तो सबकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटी है। तो मॉडेम क्या करता है हमारे कम्युनिकेशन में? देखिए, मान लीजिए ये एक C1 नाम का कंप्यूटर है जो C2 नाम के कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है। इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुआ, राइट। अब मान लीजिए यहां से जो डेटा जनरेट हुआ वो हुआ 1101। आपको पता है कि बाइनरी में ही बेसिकली जा रहा। आप लोग भले ही हेलो हाउ आर यू लिखते हैं, हाय हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब इंग्लिश कन्वर्ट तो इंटरनली बाइनरी में ही होती है। तो सारा का सारा डेटा जो यहां पर जनरेट हुआ वो बाइनरी में कन्वर्ट हुआ। अब ये डेटा उसे इस रिसीवर कंप्यूटर को भेजना है। ये रिसीवर हुआ जिसे ये डेटा भेजना है, ये हेलो हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, ये भेजना है इस सेंडर कंप्यूटर को। अब ये बाइनरी डेटा जो है बेसिकली सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा, राइट। ये बाइनरी डेटा जो है ये बेसिकली सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा, मान लीजिए। और ये जो सिग्नल्स आपको मैं दिखा रहा हूं इन्हें डिजिटल सिग्नल्स हैं, राइट। ये बाइनरी डेटा डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट हुआ। ये इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, जस्ट एक सैंपल के लिए दिखा रहा हूं, राइट। डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा। डिजिटल सिग्नल्स में क्यों? क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर होता है वो एक डिजिटल डिवाइस माना जाता है। ये सारा काम डिजिटल सिग्नल्स पर ही करता है। तो भाई इसके पास जो डेटा है वो भी ये डिजिटल सिग्नल्स में ही कन्वर्ट करेगा। अब ये डिजिटल सिग्नल्स इसको भेजने हैं कंप्यूटर्स को, टू को। लेकिन ज्यादातर कंपनीज, जरा ध्यान दीजिएगा, जिन कंपनीज के ये नेटवर्क्स चल रहे हैं, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे वो वोडाफोन हो, वीआई हो, चाहे वो जियो हो, ये जो बीच में टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क चल रहे हैं, जो टेलीफोन कंपनीज के ये टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क चल रहे हैं, जिनके थ्रू मान लीजिए ये जो डेटा ट्रेवल होगा, ये आपके डेटा को एनालॉग फॉर्म में ट्रेवल कराते हैं। ये नेटवर्क्स एनालॉग सिग्नल्स कैरी कर सकते हैं। इनके अंदर ये पूरे के पूरे नेटवर्क्स जो हैं ये एनालॉग सिग्नल्स कैरी करते हैं, राइट। अब क्या होगा? अब क्या होगा? आपके कंप्यूटर से जो जनरेट हुआ वो डिजिटल सिग्नल है और यहां पर रिसीवर साइड पर भी कंप्यूटर लगा है। ऑब्वियसली कंप्यूटर लगा है तो वो भी एक डिजिटल डिवाइस ही है। डिजिटल डिवाइस है तो वो भी जो रिसीव करेगा, जो कंज्यूम करेगा, वो डिजिटल सिग्नल ही होगा। बट रास्ते में जो नेटवर्क लगा हुआ है जिसके थ्रू ये सिग्नल ट्रेवल होकर रिसीवर साइड पर जाएगा, उस नेटवर्क पर एनालॉग सिग्नल्स ट्रेवल करते हैं। उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो क्षमता है वो एनालॉग सिग्नल्स को ट्रेवल कराने की है। बट आपके सिग्नल्स जो हैं वो डिजिटल हैं। तो सही समझा आप लोगों ने? हमें बीच में लगाना पड़ेगा ट्रांसलेटर। हमें यहां पर बीच में लगाना पड़ेगा एक डिवाइस कॉल्ड मॉडेम। ये हमें यहां एक डिवाइस लगाना पड़ेगा। ये मॉडेम क्या करेगा? ये मॉडेम यहां से डिजिटल सिग्नल्स को लेगा और उन्हें कन्वर्ट करके ट्रांसमिट कर देगा नेटवर्क पर, कन्वर्ट कर देगा एंड सेंड कर देगा नेटवर्क पर, राइट। कन्वर्ट कर देगा एनालॉग सिग्नल्स में और सेंड कर देगा नेटवर्क पर। नेटवर्क पर ट्रेवल, नेटवर्क को तो एनालॉग सिग्नल्स चाहिए थे, उसे एनालॉग सिग्नल्स मिल गए। अब दूसरे एंड पर फिर से हमें एक डिवाइस लगाना पड़ेगा, अगेन यही कॉल्ड मॉडेम। अब दूसरे एंड पर ये मॉडेम क्या करेगा? ये इन एनालॉग सिग्नल्स को लेगा, राइट, इनकी डिलीवरी पर होगी, राइट, और ये उन्हें कन्वर्ट कर देगा वापस से डिजिटल सिग्नल्स पर।
जो कि रिसीवर कंप्यूटर्स को समझ में आएगा, जो कि रिसीवर कंप्यूटर को समझ में आएगा, उसमें ये कन्वर्ट कर देगा। लीजिए, तो बेसिकली यहां क्या हुआ, यहां हुआ कि डिजिटल सिग्नल्स को इस मॉडेम ने कन्वर्ट कर दिया एनालॉग सिग्नल्स में, डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया इस मॉडेम ने, और दूसरी तरफ वापस एनालॉग सिग्नल्स को उसने कन्वर्ट कर दिया वापस डिजिटल सिग्नल्स में, एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां ये जो प्रोसेस डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करने का हुआ, इसे कहा जाता है मॉड्यूलेशन। कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल्स इनटू डिजिटल कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल। वहीं दूसरी तरफ रिवर्स प्रोसेस को कहा जाता है डीमॉड्यूलेशन। सो बेसिकली मॉडेम का काम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन करना होता है। ये जो वर्ड है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, अगर आप इन वर्ड्स को देखें तो यहां से उठाया गया है मॉड और यहां से उठाया गया है डेम। मॉड और डेम को मिलाकर वर्ड बन गया मॉडेम। मॉड और डेम को, तो बेसिकली मॉडेम एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में एंड वाइस वर्सा, यानी एनालॉग सिग्नल्स को वापस डिजिटल सिग्नल्स में। ये तो मॉडेम की डेफिनेशन हो गई। बहुत सारे टाइप्स के मॉडेम, हमें ये पूरा प्रोसेस आपको डायग्रामेटिकली इसकी थ्योरी में समझाना पड़ेगा। जैसे जैसे मैंने लिखा कि सपोज एक कंप्यूटर है C1, जो सेंडर है वो डिजिटल डिवाइस है, उसने कुछ सिग्नल्स भेजने हैं, डिजिटल सिग्नल्स रिसीवर को, राइट, जो बीच में इन बिटवीन टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है वो कैरी कर सकता है एनालॉग सिग्नल्स। तो बीच में इस तरफ सेंडर साइड पर मॉडेम नाम का डिवाइस लगेगा। ये जो पूरा स्केच आपके सामने है, इसे आपको थ्योरी में अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा बनाने के बाद, राइट। अब अगर हम टाइप्स ऑफ मॉडेम की बात करें तो मॉडेम के कई टाइप्स आते हैं गाइस, राइट। कई टाइप्स ऑफ मॉडेम्स आने लगे हैं। टाइप्स ऑफ मॉडेम, एक आता है इंटरनल मॉडेम। कई कंप्यूटर्स में इंटरनली मॉडेम लगा हुआ आता था, क्योंकि इसके बिना ये कन्वर्जन होगा नहीं, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन का काम होगा नहीं, इसलिए कई कंप्यूटर्स में इंटरनली पहले लगा हुआ आता था मॉडेम। तो वो इंटरनली अटैच्ड मॉडेम होता था, कंप्यूटर्स में लगा हुआ आता था, तो नाम भी उसका आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरनल मॉडेम, राइट। उसके बाद कुछ एक्सटर्नल मॉडेम्स का ट्रेंड आया। हुआ क्या कि अगर आपको अपने घर पर इंटरनेट कनेक्शन लगवाना है तो आपको किसी कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ता था। जैसे आपको एयरटेल से कांटेक्ट करना पड़ता था, पहले वोडाफोन थी उससे कांटेक्ट करना पड़ता था, एमटीएनएल से कांटेक्ट करना पड़ता था। ये लोग आपके घर पर आकर एक अपना अपना एक फोन लगाकर चले जाते थे। भले ही उसमें कॉलिंग की व्यवस्था ना हो, बट वो आपके यहाँ एक फोन, एक रिसीवर वाला फोन रख कर चले जाते थे। उस रिसीवर वाले फोन पर आप चाहें तो कॉलिंग भी एक्टिवेट करवा सकते थे, बट अगर नहीं भी करवाएंगे तो भी फोन आपके घर में आएगा, क्योंकि उस फोन के अंदर मॉडेम हुआ करता था, उसी की मदद से सारा ये कन्वर्जन हुआ करता था। एमटीएनएल तो स्पेशली एक इतना बड़ा बॉक्स भी लगा के जाता था मॉडेम के नाम पर। यानी अगर आपको इंटरनेट लेना है तो आप इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी से कॉन्टैक्ट करिए, ये कोई ना कोई डिवाइस आपके घर पर रख के जाएंगे, चाहे वो डिब्बी हो, बॉक्स हो, या वो फोन हो लैंडलाइन टाइप का, जिसकी मदद से, जिसके अंदर ये मॉडेम की फंक्शनैलिटी होती थी और कन्वर्जन हो जाता था। ये एक्सटर्नल मॉडेम। हालांकि एक्सटर्नल मॉडेम्स का रूप बदला और फिर पॉकेट मॉडेम्स भी आए। पॉकेट मॉडेम्स पेन ड्राइव की तरह आए। टाटा ने, रिलायंस ने,
इन दोनों कंपनीज ने पेन ड्राइव की फॉर्म में मॉडेम उतारे, बिल्कुल पेन ड्राइव जैसे होते थे। लोग इनको पॉकेट मॉडेम नहीं, लोग इनको डोंगल के नाम से जाना करते थे। डोंगल कहते थे, आप जब पेन ड्राइव की बिल्कुल सेम पेन ड्राइव की तरह होते थे, अपने लैपटॉप में कनेक्ट करिए और इंटरनेट कन्वर्जन तुरंत आना शुरू हो जाता था, राइट। तो वो बिल्कुल पेन ड्राइव की तरह होते थे, जहां वायरलेस होते थे, जहां मन करे वहां पर अपने उसमें एक तरह से इंटरनली सिम होती थी, जहां मन करे वहां आप अपने लैपटॉप में पेन ड्राइव की तरह लगाइए और आपके लैपटॉप के अंदर वायरलेस इंटरनेट सर्विसेज शुरू हो जाती थी। तो पॉकेट मॉडेम भी आए। इतना ही नहीं, अब तो वाईफाई के अंदर इनबिल्ट जो आपके घर पे वाईफाई लगा हुआ है, उस वाईफाई के अंदर भी इनबिल्ट राउटर्स, उन वाईफाई राउटर के अंदर भी इनबिल्ट मॉडेम होता ही है। यानी ये जो एडवांस फीचर्स की बात करूं तो ये जो वाईफाई आपके घर में डिवाइस लगा हुआ है, उस डिवाइस के अंदर भी इंटरनली मॉडेम है, क्योंकि मॉडेम के बिना ये कन्वर्जन हो नहीं सकता। इन टेलीफोन कंपनीज के नेटवर्क आपका डेटा लेकर कैसे जाएंगे, इसलिए जो वाईफाई राउटर आपके घर पर लगा हुआ है उसके अंदर भी इंटरनल मॉडेम लगा हुआ है गाइस। तो ऐसे कई टाइप्स के ये मॉडेम्स भी हैं जो यूज हो रहे हैं, राइट। इंटरनल मॉडेम, एक्सटर्नल मॉडेम, पॉकेट मॉडेम, राइट। तो ये कई तरह के मॉडेम्स भी हैं। अगर मैं इनके और लेटेस्ट फीचर्स की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ये जो वाईफाई के अंदर इनबिल्ट आ रहा है ये लेटेस्ट ट्रेंड ही है, राइट। तो ये था गाइस एक इंपॉर्टेंट डिवाइस जिसे हम लोग मॉडेम के नाम से जानते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी इजी है अगर आप इस स्केच से समझने की कोशिश करेंगे। और इन सब को आपको पेपर में अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, इंटरनल, एक्सटर्नल, पॉकेट, और ये पूरा स्केच बनाने के बाद कोशिश करें उस स्केच को। देखिए, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एक अच्छा सा स्केच समझ में आ रहा है तो उस स्केच को आप अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस की तरफ। ये तो था गाइस मॉडेम, चलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस की तरफ। थर्ड है गाइस रिपीटर। रिपीटर, मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर से, C1 कंप्यूटर से एक सिग्नल जनरेट हुआ, सपोज, राइट। एक जनरेट हुआ एक सिग्नल, वो ये है, ये रहा एक सिग्नल जो जनरेट हुआ, ये ओरिजिनल सिग्नल है। कन्वर्जन वगैरह हुआ कर सब मॉडेम ने कन्वर्ट कर लिया और ये एक ओरिजिनल सिग्नल जनरेट हुआ जो भेजा जाना है। जब ये सिग्नल भेजा गया, जरा ध्यान दीजिएगा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है, एक सिग्नल जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करता है, वैसे वैसे ड्यू टू एटमॉस्फेरिक नॉइज, एटमॉस्फेयर में बहुत सारा नॉइज होता है भाई, राइट। इस नॉइज की वजह से ये सिग्नल्स जो हैं वो वीक होते चले जाते हैं। जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं वैसे वैसे सिग्नल्स जो हैं वो वीक होते चले जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर मैं एक बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पे हूं, मान लीजिए मैं एक 6 मंजिला बिल्डिंग, 6 फ्लोर की बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर हूं, सुबह के 4 बज रहे हैं, एटमॉस्फेयर में बिल्कुल शांति है, राइट। सुबह के 4 बज रहे हैं और मैंने टेरेस पर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए अपने किसी फ्रेंड को टेरेस से आवाज लगाई। सुबह 4 बजे का समय है, एटमॉस्फेयर में बिल्कुल शांति है। 6th फ्लोर से मैंने ग्राउंड फ्लोर पे खड़े अपने एक फ्रेंड को आवाज लगाई और उसको बहुत क्लियरली सुनाई दे जाती है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बिल्कुल भी नॉइज नहीं है, जो मैंने ऊपर से बोला वो उसको सुनाई दे जाएगा, राइट। मेरे जो सिग्नल्स हैं जो मेरे माउथ से निकले वो एटमॉस्फेरिक नॉइज की वजह से वीक नहीं हुए, राइट। लेकिन इसको जरा सिनेरियो को चेंज करते हैं, दूसरे सिनेरियो की तरफ चलते हैं।
अगर हम सेकंड सिनेरियो की बात करें तो सेटअप यही रखते हैं और मान लेते हैं दिन के 11-12 बजे का टाइम है, जब लोग बहुत भीड़ भाड़, बहुत सारा क्राउड होता है, जिसकी वजह से गाड़ियों के हॉर्न और चीजों की साउंड, लोगों की बातों की आवाजें, जिसकी वजह से अच्छा खासा नॉइज हमारे एटमॉस्फेयर में होता है। अब सेम सेटअप में 11-12 बजे के आसपास दिन में मैं वही 6th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हुए अपने स्टूडेंट या अपने दोस्त को आवाज लगाता हूं। उस सिनेरियो में शायद उस बंदे को जो ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा हुआ है मेरी आवाज सुनाई ना दे, या फिर बहुत कम सुनाई दे, उतनी स्पष्ट और उतनी क्लियर सुनाई ना दे जितनी उसे सुबह सुनाई दी थी। रीजन, क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतना सारा नॉइज है जिसके चलते मैं 11-12 बजे जो छत पे से आवाज लगाकर उसे बुला रहा हूं, डिस्टेंस ट्रेवल करते करते मेरे सिग्नल्स एटमॉस्फेयर नॉइज की वजह से डिस्टर्ब हो गए, वीक पड़ गए। राइट, इस वजह से सेम जगह वही है, सब कुछ वही है, बट फिर भी उस बंदे को या तो बहुत कम सुनाई देगा या फिर शायद सुनाई ही ना दे। गाइस, यही है एटमॉस्फेरिक नॉइस की वजह से, यानी डिस्टेंस ट्रेवल होते होते हमारे जो सिग्नल्स जो हम ट्रेवल कराना चाहते हैं नेटवर्क पर, वो डिस्टेंस ट्रेवल होते होते एक समय पर बिल्कुल वीक हो जाते हैं। ये देखिए, ये वीक सिग्नल हो गया। डिस्टेंस ट्रेवल होते होते ये एक समय पर बिल्कुल वीक हो गए। राइट, रास्ते में जो नॉइज है उनकी वजह से ये वीक हो जाते हैं। वीक हो जाने का ही कारण है कि आप कहते हो कि मेरे एरिया में तो यार एयरटेल का सिग्नल नहीं आता, मेरे एरिया में जियो का आता है। कई लोग कहते हैं मेरे एरिया में तो यार जियो का सिग्नल बहुत अच्छा आता है, एयरटेल का नहीं आ रहा सिग्नल। ये रीजन क्या है? रीजन ये कि वो लोग सिग्नल तो ट्रांसमिट कर रहे हैं, बट आपके घर तक ट्रेवल होते 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 वो इतने वीक हो जाते हैं कि कभी 1 पॉइंट, कभी 2 पॉइंट, और कभी कभी तो ट्रेन वगैरह में सफर कर रहे हो तो वो पॉइंट्स आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। वो सिग्नल आप तक पहुंचते पहुंचते इतने वीक हो जाते हैं कि वो दिखते ही नहीं, मतलब रिसीव ही नहीं हो पा रहे होते हैं। डिस्टेंस की वजह से ये होता है। बट आप सभी जानते हैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। आपके मोबाइल में अगर किसी पर्टिकुलर मोबाइल कंपनी के सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, सपोज जियो के सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, तो आपका इंस्टेंट रिएक्शन क्या होता है? आप कहते हो यार हमारे एरिया में टावर लग जाए तो काम हो जाएगा। बेसिकली यही सॉल्यूशन है। उस टावर पर हम लोग ये डिवाइस लगा देते हैं, ये रिपीटर नाम का डिवाइस लगा देते हैं एक निश्चित दूरी पर, जहां हमें पता चलता है कि यहां पहुंचने पर हमारे सिग्नल्स वीक हो रहे हैं। आपने जियो वालों को कॉल करा कि जी हमारे एरिया में बिल्कुल सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, अच्छे सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, या जियो वालों ने देखा कि उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत सारे लोग पोर्ट करा करा के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, उन्होंने सर्वे कराया तो उन्हें पता चला कि वहां पर सिग्नल्स बहुत वीक आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को कॉलिंग में दिक्कत आ रही है। तो इस सॉल्यूशन को करने के लिए उन लोगों ने उस एरिया में खाली जगह कहीं ढूंढकर एक टावर लगा दिया, और उस टावर पर लगा दिया ये डिवाइस कॉल्ड रिपीटर। ये रिपीटर नाम का जो डिवाइस है ये वीक सिग्नल्स को लेगा, ये वीक सिग्नल को लेता है, ये वीक सिग्नल को लेगा और उसे वापस से जनरेट कर देगा स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल सिग्नल की तरह, वापस से मजबूत स्ट्रॉन्ग सिग्नल बना देगा। ये लीजिए, ये काम है गाइस रिपीटर का, उसे वापस से स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और जैसे ही आपके एरिया में टावर लगा, उस पर ये डिवाइस लगा, तो वीक सिग्नल्स पकड़कर उसने उन्हें वापस से ओरिजिनल स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स की तरह बना दिया, तो आपके एरिया में एकदम से सिग्नल्स आने लगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये काम है गाइस रिपीटर का। राइट, ये वीक सिग्नल्स को लेता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज द वन लाइन डेफिनेशन ओवरऑल। राइट, अब ये मैंने आपको मोबाइल कंपनी के एग्जांपल से समझाया। ये सिर्फ मोबाइल कंपनी ही नहीं, ये आपके एरिया में जो आपके लोकल केबल टीवी वाले हैं वो लोग भी इसे यूज करते हैं। देखिए आपके आसपास ये डिवाइस कितना यूज हो रहा है और आप नहीं जानते। आपने देखा होगा आपके एरिया के जो केबल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आपके यहाँ केबल कनेक्शन देते हैं, वो कभी कभी किसी आपकी गली में, मोहल्ले में, कहीं किसी खंबे पर एक बड़ा सा बॉक्स लगा देते हैं। उस बॉक्स को वो लोग कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज,
उस बॉक्स को वो लोग बूस्टर के नाम से जानते हैं, वो लोग बूस्टर कहते हैं। रिपीटर का ही दूसरा नाम बूस्टर है। बूस्टर मतलब बूस्ट करने वाला, कमजोर सिग्नल्स को लेकर मजबूत सिग्नल्स में, बेसिकली स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में जनरेट करने वाला। बेसिकली केबल वालों के पूरे एरिया में वायरिंग फैली होती है, हर गली हर मोहल्ले में उन लोगों ने तारों के कनेक्शंस बिछा रखे होते हैं। इतने सारे तारों पर जब उनके सिग्नल्स ट्रेवल हो रहे होते हैं तो एक निश्चित दूरी के बाद उनके सिग्नल्स भी वीक पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो वो अपना मीटर लाकर चेक करते हैं कि सिग्नल्स यहाँ कितनी पावर के सिग्नल्स आ रहे हैं। जहां उन्हें लगता है कि यहां तक वीक होने लगे सिग्नल्स, तो यहां से अगर हम किसी को कनेक्शन देंगे तो उसके अच्छी क्वालिटी नहीं आएगी, तो वो उसी के आसपास कहीं किसी इलेक्ट्रिसिटी पोल पर, खंबे पर एक बॉक्स लगा देते हैं और उस बॉक्स को कहते हैं वो लोग बूस्टर। बूस्टर उस लाइन को कनेक्ट कर देते हैं उस पे जो वीक सिग्नल आ रहे हैं। बूस्टर जो है उसे फिर से मजबूत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और वहां से फिर वो इस एरिया के घरों में कनेक्शन बांट देते हैं। इसको बूस्टर कहा जाता है। काम इसका वही है जो सेम मैंने आपको रिपीटर में बताया, उसी का दूसरा नाम है। इंडस्ट्री दूसरी हो गई टीवी वाली, बट वो लोग नाम टर्म दूसरा यूज करने लगे, बट काम तो वही हो रहा है, राइट। मोबाइल इंडस्ट्री यूज कर रही है, केबल वाले टीवी वाले लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। और देखिए, और अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने कभी सोचा है कि आप एक माइक लेते हैं और बहुत हल्के से उस पर बात करते हैं, हेलो, सिर्फ आप बहुत हल्के से हेलो बोलते हैं, लेकिन बड़े बड़े स्पीकर्स पर इतनी जोरदार, इतने लाउड तरीके से कैसे वो सुनाई देने लगता है। आपने तो खाली सिंपल बोला हेलो, आपके माउथ से तो बहुत सिंपल टोन में एक आवाज निकली हेलो, बट हेलो 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 माइक टेस्टिंग ऐसे बोलते हैं आप। जब हेलो 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 माइक टेस्टिंग आपने नॉर्मल बोला, वो इतने बड़े बड़े स्पीकर्स पर इतनी जोरदार आवाज कैसे पहुंचती है भाई? क्योंकि साउंड इंडस्ट्री वाले, साउंड सिस्टम वाले भी इसी का इस्तेमाल करते हैं। वो लोग इसे कहते हैं एम्पलीफायर। वो लोग इसे एम्पलीफायर कहते हैं। वो लोग भी आपने जो नॉर्मली हेलो बोला, हेलो माइक टेस्टिंग बोला, उस सिग्नल को उठाते हैं, एम्पलीफायर की मदद से इतना बूस्ट कर देते हैं कि बड़े बड़े स्पीकर्स पर आपको जोरदार तरीके से सुनाई दे। लेकिन कहानी, इस पूरी स्टोरी का कंक्लूजन बेस एक ही है, वीक सिग्नल्स को पकड़ना और उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देना। सो रिपीटर एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है जो हमारे नेटवर्क्स पर, देखिए, केबल टीवी में भी यूज हो रहा है, साउंड इंडस्ट्री में भी यूज हो रहा है, हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स पर भी यूज हो रहा है, मोबाइल इंडस्ट्री में तो टावर्स पर भी यही लगा रहे हैं। इन सब में बेसिकली, अब अगर ये भी तो हमारे नेटवर्क का, अगर हम मोबाइल पर कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो ये भी तो एक नेटवर्क का ही हिस्सा है। सो रिपीटर्स का बहुत क्रूशियल रोल है। ये वीक डिस्टेंस ट्रेवल हर एक पर्टिकुलर दूरी पर लगाए जाते हैं, जहां लगता है कि सिग्नल्स वीक हो रहे हैं, वहां पर उनको बूस्ट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिपीटर्स कनेक्ट किए जाते हैं हमारे नेटवर्क में। बहुत वाइडली यूज होने वाला डिवाइस है कॉल्ड रिपीटर, जिसे हम लोग बूस्टर या एम्पलीफायर के नाम से भी जानते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। थर्ड डिवाइस पर बात करेंगे, फोर्थ, और वो है हब। फोर्थ डिवाइस है हब, जिस पर अभी हम बात करेंगे। गाइस, हब भी एक टाइप का रिपीटर ही है। इट इज अ टाइप ऑफ रिपीटर। अब आप बोलोगे कि जब रिपीटर हमने पढ़ लिया तो ये अलग से हब क्यों पढ़ाया जा रहा है? ये बेसिकली इट इज अ मल्टीपोर्ट रिपीटर। ये एक मल्टीपोर्ट रिपीटर होता है। मल्टीपोर्ट रिपीटर मतलब, देखिए, ये भी इट इज अ टाइप ऑफ रिपीटर विच टेक्स वीक सिग्नल्स एंड कन्वर्ट देम इनटू स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स। ये भी एक टाइप ऑफ रिपीटर ही है, बट ये मल्टीपोर्ट रिपीटर है। मल्टीपोर्ट रिपीटर से मेरा कहने का मतलब हुआ कि अगर आपने एक हब लगाया हुआ है तो इस हब पर मल्टीपल इनकमिंग लाइंस होती हैं। मल्टीपल इनकमिंग लाइंस, मल्टीपोर्ट है यानी मल्टीपोर्ट मतलब मल्टीपल कनेक्शंस की सुविधा, और मल्टीपल आउटगोइंग लाइंस। अब
यहां से वो इन सभी इनकमिंग लाइंस, ये जितनी इनकमिंग लाइंस हैं वो इन सब से वीक सिग्नल्स लेता है, वीक सिग्नल्स लेता है इन सब से, और उन सब के सिग्नल्स को यहां आउटगोइंग लाइंस पर बूस्ट करके एक साथ मल्टीपल लाइंस पर काम कर लेता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स में कन्वर्ट करके भेज देता है। यह हुआ इसका काम करने का स्टाइल, यानी इट टेक्स वीक सिग्नल्स फ्रॉम मल्टीपल इनकमिंग लाइंस, मल्टीपल इनकमिंग लाइंस से इन सब से वीक सिग्नल्स जो आ रहे हैं सबको एक साथ ले लेगा, राइट, और उन सबको बूस्ट करके, ठीक है जी, बूस्ट देम, उन सबको बूस्ट करेगा, एंड सेंड देम ऑल स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, उन सब स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स को टू मल्टीपल आउटगोइंग लाइंस पर भेज देगा, राइट। ये है गाइस काम हब का, है ये एक भी तरह का रिपीटर ही। साथ ही साथ इसका एक काम और है जो बहुत वाइडली यूज होता है, वो है कि इट इज वाइडली यूज्ड एज अ सेंट्रल नोड, एक सेंट्रल नोड में यह वाइडली यूज किया जाता है इन स्टार टोपोलॉजी। आप सब स्टार टोपोलॉजी से वाकिफ होंगे। स्टार टोपोलॉजी में जो मेन सेंटर डिवाइस लगाया जाता है, जिसके थ्रू सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो सेंटर डिवाइस, वो सेंट्रल नोड, वो सेंट्रल डिवाइस हब होता है गाइस। इसी के थ्रू बेसिकली सारे कंप्यूटर्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं स्टार टोपोलॉजी में। तो स्टार टोपोलॉजी में भी हब का इस्तेमाल किया जाता है सेंट्रल नोड के तौर पर। इन सभी डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए हब ही लगाया जाता है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट काम है हब का, राइट। तो ये था गाइस फोर्थ नेटवर्क डिवाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछा गया है। आइए बात करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट नेटवर्क डिवाइस की तरफ, कॉल्ड, ये 4 हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राइट। आइए नेक्स्ट की तरफ बात करते हैं। जो फिफ्थ नेटवर्क डिवाइस है वो है गाइस ब्रिज। ब्रिज नाम से क्या पता चल रहा है? ब्रिज मतलब क्या होता है? ब्रिज मतलब होता है कोई पुल। पुल का काम क्या होता है? ब्रिज का काम, पुल का काम क्या होता है? ब्रिज का काम या पुल का काम होता है दो किनारों को जोड़ना। दो किनारों को ब्रिज की मदद से ही जोड़ा जाता है ताकि इधर की चीजें इधर और इधर की चीजें इधर जा सकें। बस जैसा नाम वैसा ही काम नेटवर्किंग में ब्रिज का है। दो नेटवर्क्स को अगर आपको कनेक्ट करना है, मान लीजिए आपके पास एक बड़ा नेटवर्क था, दो सिनेरियोज आपके सामने रखता हूं। आपके पास एक बड़ा नेटवर्क था, एक जगह पर था, बट अब कहीं किसी कारणवश आपको वो जगह का एक हिस्सा खाली करना पड़ेगा। आपका वो एरिया, जो स्पेस था, उस पूरे एरिया में से एक पर्टिकुलर पोर्शन खाली करके आपको वो नीचे वाली फ्लोर पर ले जाना पड़ेगा। ऐसी जरूरत पड़ी, यानी आपका वो जो बड़ा नेटवर्क था उसका एक हिस्सा उससे अलग होकर नीचे जाएगा। आपको अपने बड़े लार्ज नेटवर्क को दो पार्ट्स में स्प्लिट करना है। एक पूरे बड़े लार्ज नेटवर्क को दो हिस्सों में बांटना है। क्या चाहिए होगा उन दोनों हिस्सों के बीच में? क्योंकि एक हिस्सा अगर नीचे वाली फ्लोर पर चला गया तो भी वो कंप्यूटर्स तो आपस में कम्युनिकेट करेंगे, हैं तो पूरे एक लार्ज नेटवर्क का ही हिस्सा, बट एक हिस्सा ऊपर रह गया और दूसरा हिस्सा आपका बिल्डिंग में नीचे शिफ्ट हो गया। तो नीचे वाले नेटवर्क पे कंप्यूटर्स जो हैं उन्हें आपको कनेक्ट करना है। तो दो अलग अलग पार्ट्स हो गए हैं आपके नेटवर्क, उन्हें कनेक्ट करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा ब्रिज।
ब्रिज बेसिकली दो नेटवर्क्स को जोड़ने के काम आता है, जैसा कि नाम समझ में आ रहा है आपको, वैसा ही इसका काम है। ये लीजिए, ये रहा ब्रिज। एक हिस्सा ये रहा, एक हिस्सा ये रहा। इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए हिस्सा ऑफ नेटवर्क, पार्ट ऑफ नेटवर्क, एक ही नेटवर्क के दो टुकड़ों को आपस में जोड़ना है। एंड दीज टुकड़े, दीज पीसेस, दीज पार्ट ऑफ अ नेटवर्क, नेटवर्क के हिस्से को क्या कहते हैं हम लोग? सबनेट कहते हैं। बेसिकली सबनेट मतलब नेटवर्क का एक पार्ट, राइट। दूसरा हिस्सा मतलब सबनेट टू, नेटवर्क का दूसरा एक पार्ट। अब इसमें भी कुछ कंप्यूटर्स हैं, मान लीजिए C1 है, C2 है, C3 है। कुछ कंप्यूटर्स हमारे इसमें भी हैं, C4 हैं, C5 हैं, C6 हैं, राइट। अब ये हमारे कंप्यूटर्स हैं जो कुछ इसमें हैं, कुछ इसमें हैं, और ये सब पहले एक ही नेटवर्क का हिस्सा थे, अब ये दो पार्ट्स में बढ़ गए हैं। यानी दोनों हैं, अगर देखा जाए फंडामेंटली देखा जाए तो दोनों नेटवर्क सेम हैं, राइट। एक ही नेटवर्क के दो हिस्से हैं, ऐसे समझ लीजिए। दूसरा सिनेरियो ऐसे समझ लीजिए, दो सेम टाइप के नेटवर्क्स हैं आपके पास, एक सामने वाली बिल्डिंग में, एक इधर है। आपको दोनों नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना है। दो सेम टाइप के नेटवर्क्स को अगर आपस में जोड़ना है ताकि इस हिस्से के कंप्यूटर्स इस हिस्से के कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें, तो आपको ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली ब्रिज का डेफिनेशन ही यही है, इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क्स। दो सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलर होने चाहिए, राइट। एक बड़े नेटवर्क को दो टुकड़े करने हैं, ऑब्वियसली दोनों टुकड़े सेम ही होंगे, उन्हें आपस में जोड़ना है, ब्रिज चाहिए। आपके पास दो सेम टाइप के नेटवर्क हैं, एक इस बिल्डिंग में, एक सामने वाली बिल्डिंग के, उनको आपस में जोड़ना है, आपको एक ब्रिज चाहिए। इस ब्रिज की मदद से आप यहां के कंप्यूटर्स यहां से कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। सो दो सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करना हो, उसके लिए हमें ब्रिज की जरूरत पड़ेगी। अब और क्या क्या चीजें हैं ब्रिज के बारे में, यह समझ लीजिए। ब्रिज जो है, इट वर्क्स यूजिंग मैक एड्रेसेस। ब्रिज जो है वो मैक एड्रेसेस की मदद से काम करते हैं। इस बात को समझिए जरा ध्यान से। और दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है, इट परफॉर्म्स ट्रैफिक फिल्टरिंग। ये ट्रैफिक फिल्टरिंग भी, ट्रैफिक की छटनी करते हैं, ट्रैफिक फिल्टरिंग करते हैं टू रिड्यूस कंजेशन ओवर द नेटवर्क। नेटवर्क पर से कंजेशन कम करने के लिए ये ट्रैफिक की छटनी भी करते हैं। अब कैसे करते हैं, जरा इन दोनों पॉइंट्स को जरा डिटेल से समझिए, राइट। ब्रिज के पास बेसिकली, अब ब्रिज के टाइप्स पर जाऊंगा, लर्निंग ब्रिज, बहुत सारे ब्रिजेस हैं, उनको छोड़िए। अभी मैं आपको बताता हूं, ये जो हिस्सा है सबनेट 1 और ये जो हिस्सा है सबनेट 2, इस नेटवर्क के अंदर C1, C2, C3 मान लीजिए कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। तो इन सब के पास अपने, आज अभी आपको बताया था, अपने अपने मैक एड्रेसेस हैं। आज ही स्टार्टिंग का टॉपिक था हमारा मैक एड्रेसेस पर, राइट। इन सब के पास भी अपने अपने मैक एड्रेसेस हैं, इन सब के पास भी अपने अपने मैक एड्रेसेस हैं, ठीक है। तो ब्रिज के पास क्या है, ब्रिज जो है वो बेसिकली मेंटेन करता है अपने पास, मेंटेन्स एन इमेज, एक इमेज रखता है अपने पास ऑफ ऑल द मैक एड्रेसेस, जितने भी मैक एड्रेसेस हैं, ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स, जितने भी मैक एड्रेसेस हैं दोनों हिस्सों पर, ऑफ ऑल द कंप्यूटर्स ऑन बोथ, इन बोथ सबनेट्स। इन दोनों ही हिस्सों में जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब के मैक एड्रेसेस की जानकारी ये ब्रिज अपने पास रखता है, दोनों तरफ के। अब अगर इसको मैं ऐसे कहूं कि सपोज C1 जो है वो डेटा भेजना चाहता है, wants to send data to C3,
राइट। C1 जो है C3 को डेटा भेजना चाहता है, तो ब्रिज जो है वो जाने नहीं देगा, ब्रिज डज नॉट अलाउ, ब्रिज अलाउ नहीं करेगा दीज पैकेट्स, इन पैकेट्स को, इन सारे डेटा को अलाउ ही नहीं करेगा टू मूव इनटू सबनेट 2, कि सबनेट 2 में वो इन्हें जाने ही नहीं देगा। जितने भी पैकेट C1 ने जनरेट करे C3 के लिए, ये ब्रिज उन्हें, उन पैकेट्स को, उन डेटा को इस तरफ जाने ही नहीं देगा। बोलेगा ओ भाई तेरा सेंडर भी इस तरफ, तेरा रिसीवर भी इस तरफ। कैसे पता उसे? उसके पास इन सब के मैक एड्रेसेस हैं, उसे पता है कि सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है, और वो किस हिस्से में है, सबनेट 1 में है या सबनेट 2 में है। तो वो उन पैकेट्स को सबनेट 2 में जाने ही नहीं देगा। ओ भाई फालतू में सबनेट 2 में जाकर तुम क्यों भीड़ बढ़ा रहे हो? ना तुम्हारा वहां रिसीवर, ना तुम्हारा वहां सेंडर, तो तुम जितने भी पैकेट्स हो सब इधर ही रहो, क्योंकि तुम्हारा सेंडर और रिसीवर सेम सबनेट में है, तो तुम्हें मैं उस तरफ नहीं जाने दूंगा। अननेसेसरी पैकेट्स को इधर उधर घूमने नहीं दे रहा है, कंजेशन कम हो रहा है, फिल्टरिंग हो रही है। लेकिन अगर सपोज C1 जो है वो डेटा भेजना चाहता है, टू सेंड डेटा टू C6 या चलो C6, देन ब्रिज अलाउ करेगा। तो ब्रिज अलाउ करेगा, अलाउ देम टू मूव इनटू सबनेट 2, तो वो उन्हें जाने देगा। तो बेसिकली इस ब्रिज को दोनों तरफ के, दोनों पार्ट्स के सारे कंप्यूटर्स के मैक एड्रेसेस पता होते हैं, जिनके बिहाफ पर वो ये डिसीजन लेता है कि किन पैकेट्स को मैं इस तरफ जाने दूं, किन पैकेट्स को इस तरफ ना जाने दूं। इस तरह से वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है नेटवर्क पर। तो दोनों तरफ के नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए ये जो आपने डिवाइस लगाया, ये ब्रिज है। बट ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ के नेटवर्क सिमिलर ही होने चाहिए, एक तरह के सेम टाइप के नेटवर्क्स होंगे, तभी ब्रिज उनके बीच में जोड़ पाएगा। तो ये था गाइस बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस कॉल्ड ब्रिज। और आइए इसी से इंस्पायर होकर एक और पर बात करते हैं। नंबर 6, राउटर। राउटर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डेफिनेशन में तो मैं यही लिखूंगा कि इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सिमिलर नेटवर्क्स। राउटर्स भी दो सेम टाइप ऑफ नेटवर्क्स को जोड़ते हैं। यानी यहां अगर मैं ब्रिज हटाकर ब्रिज की जगह राउटर लिख दूं तो इसमें कोई गलती नहीं होगी। तो अब आप बोलोगे कि सर सेम काम को करने के लिए दो दो डिवाइसेस क्यों? ब्रिज भी दो सेम टाइप के नेटवर्क्स को जोड़ रहे हैं और राउटर्स भी दो सेम टाइप के नेटवर्क्स को जोड़ रहे हैं। एक ही काम को करने के लिए दो अलग अलग तरह के डिवाइसेस क्यों? तो देखिए, जो मैं लाइन जोड़ने जा रहा हूं वो ध्यान दीजिएगा कि राउटर्स जो होते हैं आर मोर इंटेलिजेंट। राउटर्स जो हैं वो बहुत इंटेलिजेंट माने जाते हैं देन ब्रिजेस से। ये ब्रिजेस से इंटेलिजेंट माने जाते हैं, ब्रिजेस से इंटेलिजेंट माने जाते हैं। बाकी सब कुछ वही है, ये भी मैक एड्रेसेस पर काम करते हैं, ये भी ट्रैफिक फिल्टरिंग करते हैं, ट्रैफिक नेटवर्क पर ट्रैफिक को, कंजेशन को, या ट्रैफिक कंजेशन लिख लीजिए, ट्रैफिक लिख लीजिए, को रिड्यूस करने का इनके पास, राउटर्स के पास भी मेंटेन होती है एक टेबल जिसे राउटिंग टेबल कहते हैं। राउटिंग टेबल, ये राउटर्स अपने पास एक टेबल बनाकर सारी मैक एड्रेसेस रखते हैं। इन राउटर्स के पास बेसिकली एक टेबल होती है, टेबल टाइप रो एंड कॉलम समझिए, राइट। एक टेबल होती है जिसे राउटिंग टेबल कहा जाता है। इस राउटिंग टेबल के अंदर ये दोनों तरफ के सारे कंप्यूटर्स के मैक एड्रेसेस एंड देयर रूट, उनके पूरे रूट की जानकारी रखते हैं ये ऑफ ऑल कंप्यूटर्स, राइट। दोनों तरफ के कंप्यूटर्स के एड्रेसेस और उनके रूट की जानकारी इस टेबल में ये रखते हैं।
इसमें भी ये सही है कि अगर C1 C3 को डेटा भेजना चाहता है, C1 C3 को डेटा भेजना चाहता है, तो राउटर उसे, यहां तक तो आपको सब कुछ सेम ही लग रहा होगा। राउटर उन C1 C3 को भेजना चाहता है तो राउटर उन डेटा को उस तरफ नहीं जाने देगा, क्योंकि सेंडर रिसीवर सेम सबनेट में है, तो तुम उस तरफ क्यों जाओगे भला। बट अगर C1 सेंड करना चाहता है डेटा टू C6, C1 C6 को भेजना चाहता है, देन क्या होगा? अगर C1 C6 को भेजना चाहता है, देन राउटर जो है, जरा यहां से कहानी समझिएगा, फाइंड करेगा द शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट बोल लीजिए, ये देखिए इंटेलिजेंट, या बेस्ट बोल लीजिए, जो आपको ठीक लगे। बेस्ट रूट बिटवीन C1 एंड C6, एंड देन forwards data through this shortest route। ये है जी मोर इंटेलिजेंस। यानी राउटर जो है बेसिकली सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा भेजने से पहले राउटर्स जो हैं वो यूज करते हैं राउटिंग एल्गोरिथम्स का। राउटर्स राउटिंग एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं, राइट। बहुत सारी स्टैटिक, डायनामिक या अडेप्टिव, नॉन अडेप्टिव राउटिंग एल्गोरिथम्स होती हैं, उनका इस्तेमाल करके फाइंड करते हैं द बेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट कह लीजिए, बेस्ट रूट कह लीजिए, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप गूगल मैप पर अपने घर से लेकर किसी दूसरी लोकेशन तक का एड्रेस ढूंढते हैं, रास्ता ढूंढते हैं, तो वो रास्ता भी शॉर्टेस्ट पाथ या इन राउटिंग एल्गोरिथम्स की मदद से ही रूट कैलकुलेट होता है। रूट कैलकुलेट करने वाली एल्गोरिथम्स मतलब राउटिंग एल्गोरिथम्स। सेंडर और रिसीवर के बीच में ये राउटर्स जो हैं, इन राउटिंग एल्गोरिथम्स का इस्तेमाल करके एक बेस्ट रूट कैलकुलेट करते हैं, शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट करते हैं, और उसी रूट के थ्रू आपका सारा का सारा डेटा ट्रेवल होता है। दैट्स व्हाई राउटर्स को मोर इंटेलिजेंट माना जाता है ब्रिजेस के कंपैरिजन में। काम ये भी मैक एड्रेसेस पर करते हैं, बट रूट की जानकारी भी रखते हैं, उनका रूट भी इंफॉर्मेशन रखते हैं, ताकि उनकी मदद से ये बेस्ट शॉर्टेस्ट रूट कैलकुलेट कर सकें। सो ये गाइस डिफरेंस था राउटर्स के बीच में और ब्रिजेस के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राउटर भी। आइए चलते हैं सेवेंथ डिवाइस की तरफ। सेवेंथ जो हमारा डिवाइस है वो है गाइस स्विच। जैसा मैंने अभी आपको हब के बारे में बताया था कि हब एक तरह का टाइप ऑफ रिपीटर था, उसी तरह स्विच भी इट इज अ टाइप ऑफ ब्रिज। ये भी एक तरह का ब्रिज ही है, ब्रिज ही होता है स्विच। बेसिकली आप ये कह सकते हैं इट इज अ मल्टीपोर्ट ब्रिज। ये एक मल्टीपोर्ट ब्रिज होता है। मल्टीपोर्ट ब्रिज से मेरा कहने का मतलब है ब्रिज में और इसमें फर्क क्या है। ब्रिज जो है वो बेसिकली दो नेटवर्क के बीच में जो काम आता है, दो नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट करता है। यानी अगर आपके पास एक सबनेट है और आपको उसे दूसरे सबनेट से कनेक्ट करना है, दो नेटवर्क्स हैं उनके को आपस में कनेक्ट करना है, तो दो नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए आपको बीच में ब्रिज चाहिए होगा, राइट। दो नेटवर्क्स को, सेम टाइप के नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के लिए आपको ब्रिज चाहिए होगा। बट अगर आपके पास एक नेटवर्क है, अगर आपके पास एक सबनेट है और आप उसमें कई सारे और कंप्यूटर्स कनेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कुछ कंप्यूटर्स उसमें कनेक्ट हो जाएं, पहले से एग्जिस्टिंग नेटवर्क में मोर नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अटैच करना चाहते हैं, तो आपको बीच में लगाना पड़ेगा स्विच। है ये भी ब्रिज का ही काम कर रहा है। इस स्विच की मदद से, इस स्विच पर आप अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दीजिए, राइट। मल्टीपोर्ट है इसलिए मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में, और ये स्विच आपको उस नेटवर्क से कनेक्ट कर देगा। बेसिकली
स्विच जो है आपके मल्टीपल डिवाइसेस को आपके नेटवर्क पे कनेक्ट कर देता है। सो इट कैन कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स, ये है जी इसकी खासियत, टू एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। दूसरा, स्विच जो होता है ये फास्टर भी होता है देन ब्रिज, फास्टर देन ब्रिज होता है क्योंकि ये बेसिकली हार्डवेयर बेस्ड होता है, राइट। और स्विच ब्रिजेस जो होते हैं वो ज्यादातर सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं, ये हार्डवेयर बेस्ड है, ये ब्रिज के कंपैरिजन में फास्टर होता है। तो ये एक तरह का मल्टीपोर्ट स्विच है जो काम ब्रिज का ही करता है, बट थोड़ी सी फंक्शनैलिटी उसकी डिफरेंस है। सो स्विच इज अ टाइप ऑफ लाइक ऑफ ब्रिज, बट वो मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपके नेटवर्क पर कनेक्ट कर रहा है, इसलिए मल्टीपल पोर्ट्स हैं उसमें, मल्टीपल पॉइंट्स बने हुए हैं उस पे, जहां आप अपने कंप्यूटर्स जोड़कर एक नेटवर्क में जुड़ सकते हैं, राइट। ये था गाइस आपका 7th डिवाइस कॉल्ड स्विच। आइए चलते हैं अपने लास्ट डिवाइस की तरफ, लास्ट नेटवर्किंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्योंकि ये इन सब से अलग है। अभी तक आपने कहा आपको दो सेम टाइप के नेटवर्क्स जोड़ने हैं, दो सेम टाइप के नेटवर्क्स जोड़ने, आपने कहा मैं ब्रिज ले लूंगा, और इंटेलिजेंट चाहिए तो आपने कहा मैं राउटर ले लूंगा, राइट। लेकिन जुड़ेंगे क्या? जुड़ेंगे दोनों सेम टाइप के नेटवर्क्स ही, दोनों सेम टाइप के होंगे तभी कनेक्ट होंगे। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने आज के लास्ट टॉपिक पर, कॉल्ड गेटवे। राइट, इट इज यूज्ड, ये देखिए, टू कनेक्ट, लाइन देखिएगा, टू डिसिमिलर नेटवर्क्स, दो अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स को जोड़ने की जरूरत पड़ी तो, भाई सेम टाइप के नेटवर्क्स को जोड़ना है तो ब्रिज हो गया, राउटर हो गया, लेकिन दो अलग टाइप के नेटवर्क्स की जरूरत पड़ी। मान लीजिए एक सबनेट आपका ये है, राइट, ये अलग टाइप का है, इसमें ये सपोज कोई टाइप 1 है, और ये एक नेटवर्क है, ये किसी दूसरे टाइप का है, दोनों डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स हैं। आपको इनको आपस में जोड़ना है, इनके कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट कराना है, तो आपको बीच में लगाना पड़ेगा गाइस गेटवे। क्यों गेटवे? क्यों ब्रिज नहीं कर सकता? गेटवे क्यों? देखिए, जब दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स को आपस में कम्युनिकेट कराना होगा तो इन नेटवर्क्स के अपने बहुत सारे डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होंगे। प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन होंगे। इन कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन करने का तरीका अलग होगा, इन कंप्यूटर्स के कम्युनिकेशन के रूल्स प्रोटोकॉल्स अलग होंगे। जब दो डिफरेंट लोग, देखिए आपको अगर हिंदी आती है और मुझे अगर तमिल आती है तो हम दो डिफरेंट भाषाएं जानने वाले लोग हैं, हम डायरेक्टली कभी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे। वी नीड अ ट्रांसलेटर बिटवीन अस, हमें ट्रांसलेटर चाहिए जो मेरी बात आपको समझाए और आपकी बात मुझे समझाए। सिमिलरली गेटवे यहां करता है। गेटवे बेसिकली जब दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क्स जोड़े जाते हैं तो वो परफॉर्म करता है उनके बीच में जितने भी रिक्वायर्ड कन्वर्जन्स होते हैं, जो भी कन्वर्जन्स उनको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए करने होते हैं, गेटवे परफॉर्म करता है। सो इट परफॉर्म्स all the protocol conversions rules मतलब protocols required for communication among computers in two dissimilar networks। दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उनके बीच में जितना भी कन्वर्जन करना होगा वो सारा कन्वर्जन ये करके देता है। कैसे कर देता है ये सारा कन्वर्जन? तो भाई इट हैज इट्स ओन, देख लीजिए गाइस, गेटवे के पास अपना खुद का प्रोसेसर भी होता है, खुद का प्रोसेसर होता है इंटरनली, और गेटवे के पास अपनी खुद भी की मेन मेमोरी भी होती है जो
इन सब कन्वर्जन्स को करने का काम करते हैं। सो अपना प्रोसेसर है, अपनी मेमोरी है, तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपेंसिव डिवाइस तो आपको ये पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट? एक्सपेंसिव डिवाइस तो पड़ेगा ही पड़ेगा, करेक्ट? तो गेटवे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इतना ही नहीं, अगर आपके पास मान लीजिए कोई मेन फ्रेम कंप्यूटर है जिसे आप सर्वर कहते हैं, सर्वर पे कौन सा कंप्यूटर लगाया जाता है? बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर ही सर्वर पर लगाया जाता है। तो अब अगर मान लीजिए आपके पास एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है और इस सर्वर को आप अपनी किसी लैन के साथ, अपनी किसी लैन में कनेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं ये सर्वर कंप्यूटर मेरी लैन के साथ कनेक्ट हो जाए, मेरी लैन के साथ ये सर्वर कनेक्ट हो जाए। तो अगर आपको एक मेन फ्रेम कंप्यूटर, एक सर्वर कंप्यूटर को लैन में कनेक्ट करना है तो उसके लिए भी बीच में गेटवे रिक्वायर्ड होता है। गेटवे आपके सर्वर कंप्यूटर को आपकी लैन से कनेक्ट करने का काम भी कर देते हैं, क्योंकि भाई ये फास्ट डिवाइस है, राइट? सो इट कैन कनेक्ट अ सर्वर टू अ लोकल एरिया नेटवर्क, राइट? ये काम भी गेटवेज का होता है। एक्सपेंसिव डिवाइस है, बट हर कोई सेम टाइप के नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन कराने की बात कर रहा है। दो डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स हुए तो उनके बीच में जब कन्वर्जन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए होगा, तो वो कन्वर्जन कौन करेगा? इसके लिए भी एक स्पेशल डिवाइस है, क्योंकि इस डिवाइस के पास अपना खुद का प्रोसेसर, मेमोरी है, जिसकी मदद से ये सारे कन्वर्जन कर लेता है, फास्टली कर देता है, बट कीमत महंगी है, राइट? तो ये था गाइस गेटवे। उम्मीद करता हूं आज डिस्कस किए गए सारे नेटवर्क डिवाइसेस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको ये सारे विद स्केच पेपर में बना सकते हैं आप लोग, और अच्छे से इन स्केचेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने इनमें से कौन कौन से डिवाइसेस कभी देखे हैं सामने। कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।